तो वक्त हो रहा है दोपहर के 12 बजे का। गुजरात में पहले दौर का दंगल जारी है। न्यूज नेशन की महा कवरेज जारी है। 19 जिले हैं और 89 सीट है जिस पर बम्पर वोटिंग हो रही है और शुरुआती 2 घंटे का जो पोलिंग टर्नआउट है वो 10% नजर आ रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक दिग्गज वोट कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप गुजरात के बड़े चेहरों को देख सकते हैं। सीएम विजय रूपाणी ने पश्चिम राजकोट से वोट डाला। कांग्रेस नेता अहमद पटेल और अर्जुन मोढवाडिया ने वोट डालने की अपील की। अहमद पटेल ने तो 110 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा भी किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई बघाड़ी ने 150 से ज्यादा सीट का दावा किया। बिल्कुल, आम हो या खास हो, हर कोई जो अपने घरों से बाहर निकल रहा है और वोट डाल रहा है। न्यूज नेशन आपको इस वक्त देखिए टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या नवविवाहित जोड़े, हर कोई जो है घर से बाहर निकला है और मत अधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मतदाताओं से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की थी कि आप घरों से बाहर निकलें और वोट दें। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनका रुख करेंगे। विनोद अग्निहोत्री सर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें, गुजरात की सत्ता का रास्ता जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ से होकर गुजरता है। अब तक का पोलिंग टर्नआउट कितना इंप्रेसिव आप मानते हैं और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है या नहीं है? 2002, 7 और 12 में अच्छा पोलिंग टर्नआउट फायदेमंद साबित हुआ। देखिए, पोलिंग टर्नआउट की जहाँ तक बात है, पोलिंग टर्नआउट ज़्यादा हो या कम हो उसका विश्लेषण पहले हम लोग किया करते थे कि जब ज़्यादा पोलिंग टर्नआउट होता था माना जाता था एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी मत है इसलिए लोग निकले हैं, और कम होता था तो कई बार कहा जाता था कि जो खासकर भाजपा के लिए कहा जाता था कि अपना उसका कैडर वोट पड़ गया है, बाकी वोट नहीं पड़े। लेकिन ये सारी मान्यताएं जो है पिछले कई चुनावों में ध्वस्त हो चुकी हैं और अब पोलिंग टर्नआउट के आधार पर, मतदान प्रतिशत के आधार पर कोई नतीजा निकालना मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया। रूपाणी को अब 18 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जब राजकोट पश्चिम के साथ ही पूरे गुजरात का फैसला सामने आ जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। पार्टी ने बतौर सीएम उनके चेहरे पर दांव खेला है। उनकी धड़कनें बढ़ना लाजमी है। सुबह सवेरे विजय रूपाणी पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और जीत की दुआ मांगी। इसके बाद विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम के पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान विजय रूपाणी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में गुजरात की जनता से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के जश्न में शरीक होने की अपील की। न्यूज नेशन के ग्राउंड जीरो सर्वे का जिक्र करते हुए रूपाणी ने बड़ी जीत का दावा भी कर दिया। हमने बहुत ही बड़ा एक पोल निकाला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 131 से 141 सीटें दी थी। क्या आपको उम्मीद है? मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा मिलेगी। विजय रूपाणी खुद राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला इंद्रनील राजगुरु से है। अब देखना यह है कि बतौर कप्तान विजय रूपाणी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहता है और गुजरात की जनता उन्हें कितने नंबर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, राजकोट। तो राजकोट पश्चिम से सीएम रूपाणी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के इंद्रनील राजगुरु, और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी पूरव पटेल ने। राजकोट से हमारे साथ मौजूद है इंद्रनील राजगुरु, जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है। बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है, मतदान करके आए। सर, आपने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया, क्या मान रहे हैं, किस तरह की टक्कर रहेगी? ये टक्कर एक दबाव की राजनीति के सामने, एक गैर शासन के सामने, जैसे मैनेजर कोई भी पक्ष होता है वो मालिक पे डंडा उठाता है, लोगों पे डंडा उठाता है, उस प्रकार का माहौल पूरे गुजरात में है। तो आज मालिक ने तय किया है कि ये भाजपा मैनेजर को सही जगह दिखा देने की है। उस प्रकार का माहौल है और उस प्रकार से मतदाता मतदान कर रहे हैं। हमने देखा कि आपके इलाके में बहुत ही भारी मात्रा में, कहीं पर भी बूथ पे जाइए 100, 150, 200 लोग खड़े हुए हैं मतदान के लिए, वोट कर रहे हैं। इस माहौल को क्या मान रहे हैं आप? बीजेपी पे पक्ष में होगा या आप लोगों के पक्ष में होगा? बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी थोड़ा जोर करे, ज़्यादा मतदान करवाए, हम भी कर रहे हैं। पाटीदारों का इफेक्ट लग रहा है आपको? आप जाओगे तो हर जगह पे आप देखिए, ये बूथ पर ये पाटीदार का बूथ नहीं है, फिर भी यहाँ लाइनें लगी हैं। ये जातिवाद की बात लिए लोग कर रहे हैं,
अभी ये जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये मालिक की लड़ाई मैनेजर से है, लोगों की लड़ाई बीजेपी से है। ये गैर शासन जो दिया है उसके सामने लोग निकले हैं। इंद्रनील भाई, आप लोगों ने बीजेपी के सबसे बड़े जो मैनेजर है, यानी मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ बहुत ही नीची भाषा का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उसको अब मुद्दा बना रही। देखिए, कोई भी गलती से भी गलत शब्द बोल दे वो तो आदि है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर भी कितनी अलग शलभ बात मोदी जी करते हैं, सबको पता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी अलग शलभ बातें बोली थी, सबको पता है। कितनी सीटें आएगी, आप क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं? तकरीबन मेरे ख्याल से 75 से 80% सीट सौराष्ट्र की कांग्रेस को जाएगी। राजकोट से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। राहुल देव सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अहमद पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 110 सीटें जीत रही है, बीजेपी कह रही है कि 150 सीटें हमारे खाते में आ रही हैं। जब वोटिंग हो रही हो तब इस तरीके के दावों का मतलब क्या होता है? यही ज़रूरी होता है मैसेज देना? जब तक देखिए आखिरी वोट नहीं पड़ा है तब तक हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी की जीत की संभावनाओं पर पूरे विश्वास से बोलता रहता है। ये राजनीति है, ये राजनीति का यानी वो इम्प्रेशंस का खेल है सारा जी। लोगों के मन में अंतिम भाव क्या होता है, अंतिम समय मूड क्या होता है, तो उस मूड को प्रभावित करने की कोशिश सब करते रहते हैं। इससे ज़्यादा इन दावों में कोई ज़्यादा उनको गंभीरता से लेना। और मतदाता का एक तबका ऐसा होता है क्या जो प्रभावित होता है इन दावों से? अब ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हो कितना भी हो, अगर 1% भी होता है तो उसको क्यों छोड़ा जाए? तो एक नेता तो इसी भाव से ये बातें करता है। बिल्कुल उर्मिलेश सर, हम लगातार जो है बाइट सुना रहे हैं और जो रिएक्शन था विजय रूपानी का और साथ ही साथ अहमद पटेल का, जो बॉडी लैंग्वेज थी, कितनी कॉन्फिडेंट आपको विजय रूपानी की नजर आती है। भगवा जो है जैकेट पहनी है, माथे पे तिलक लगाया, पूजा अर्चना कर जो है वोट देने निकलते हैं। आपको क्या लगता है जो दावा और वायदा किया जा रहा है वो खरा उतरेगा दोनों का ही? देखिए, दावों और वायदों की बात जो है वो तो चुनाव में वाकई ये समझना कठिन है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। बॉडी लैंग्वेज वाली बात हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नहीं आती। जहाँ तक रूपानी साहब का सवाल है, रूपानी साहब के बारे में एक बात मैं कहूँगा कि वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी जो जानकारी है वहाँ उनके चेहरे के पोस्टर भी नहीं लगे हैं, और लगे थे तो उतर गए, उनके ऊपर मोदी जी का पोस्टर चिपका दिया गया। तो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं गुजरात के कि उनके चेहरे पर बीजेपी, उनकी पार्टी चुनाव में वोट भी नहीं मांग रही है, उसको भी मोदी जी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। एक लेकिन इसमें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत यह है कि अगर राज्य के स्तर पर अगर मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय नहीं हो सका है इतने समय में, और हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि निगम चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी आपको प्रधानमंत्री का ही सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब पार्टी और सांगठनिक और क्षेत्रीय जो नेता हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और आज की तारीख में मिस्टर रूपाणी एक अनाकर्षक राजनेता के तौर पे उभरे हैं, उनको लेकर कोई आकर्षण नहीं गुजरात में है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की सभाओं में, हार्दिक पटेल की सभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही है। रूपाणी साहब की जितनी सभाएं मैंने देखी, या तो कुर्सियां खाली थी या तो लोग जा रहे थे निराश होकर। इस तरह का हाल है रूपाणी साहब का। बस एक छोटा सा जोड़ूंगा जो अभी राहुल देव जी कह रहे थे कि देखिए, चुनाव के माहौल में हमें तो स्वयं भी परहेज करना चाहिए, मीडिया को भी। कल जैसे मैंने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के सबसे बड़े कार्यकारी पद पर हैं, वो एक चुनाव सभा में 8 तारीख को ऐलान कर रहे हैं कि 9 और 14 को आप कमल छाप पर वोट दीजिए। और ये टेलीकास्ट हो रहा है। निर्वाचन आयोग को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर लाइव टेलीकास्ट है तो लोग जो है कोड ऑफ कंडक्ट को जाने अनजाने में वायलेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पहलू उभर कर आया है इस चुनाव में। बिल्कुल। तो कौन होगा गुजरात का सरदार, आने वाली 18 तारीख निर्धारित करेगी। लेकिन प्रथम चरण का मतदान है, उसमें शुरुआती 2 से 3 घंटों की यहाँ पर बात करें, जो बंपर वोटिंग की जानकारी मिल रही है वो अपने आप में काफी इफेक्टिव है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार हैं। एनके सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुबह 11 बजे तक की बात करें, जो पोलिंग टर्नआउट है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। राजकोट में ही केवल 13% मतदान हुआ, पोरबंदर, जूनागढ़ में 11% वोटिंग की जानकारी। एनके सिंह सर, क्या कुछ इसका मतलब सर? नहीं, वोटिंग का मतलब 2014 के इलेक्शन के बाद में कि हायर टर्नआउट होगा तो एक्स पार्टी जीतेगा, लो होगा तो वाई जीतेगा, ये सिलसिला खत्म हो गया। क्योंकि आप देने के लिए भी जाने लगे, पूरा देश डिवाइड हो गया है आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक नेता के धुरी पर, लिहाजा तब से ये बदल गया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अभी अभी मोदी जी ने कल कहा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ। ये तो एक ध्रुव सत्य है, हम सब भारत माँ के ही बेटे हैं। उनका शायद मुराद उनकी इसकी कहने की ये थी
कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं, मतलब वो शायद ये मतलब दे रहे थे। ये सब चीज़ें जब इलेक्शन में आती हैं तो कहीं ये देखना पड़ता है कि फैक्ट क्या है। ठीक है, रियलिटी से हट के आप जब इमोशनल इशू पे आते हैं, इमोटिव इश्यूज पे आते हैं, तब बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है और उसको आप उद्वेलन से, मानसिक उद्वेलन से जनता के चाहते हैं कि मेकअप करें। लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाव में वो सब कुछ है जो अमूमन अक्सर भारतीय चुनावों में देखने को नहीं मिलता है? है ज्यादा है, एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री का, जिसमें कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही। राहुल गांधी का मंदिर जाना उस सोमनाथ मंदिर में ये अलग है इस बार। तो इधर मतदान के दौरान सूरत से जानकारी मिली जहां पर कुछ लोगों ने अपना जो वोटिंग लिस्ट है वो उसमें नाम ना होने के चलते यहां पर शिकायत दर्ज की है। इस तरह की भी तमाम जानकारियां जो है मतदान के दौरान मिल रही हैं। कहीं पर ईवीएम माल फंक्शनिंग की जानकारी मिल रही है और कहीं पर लोगों की शिकायतें इस तरह की सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर हंगामा जो है मतदान केंद्र पर देखा गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा। सूरत के वराछा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक तरफ जहां बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो वोट देने पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ वोटर्स में नाराजगी है कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है। आप बताइए क्या कह रहे हैं आपको? हमें बोल रहे हैं कि इस बार आपका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड का है तो मेरा भी होना चाहिए। तो ऐसे ये बहुत सारे लोग खड़े हैं कि जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, तो क्यों नहीं है इस बार? तो ये हमें इलेक्शन का जो कार्ड दिया गया है, जैसे मतदान करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि ऑल ओवर गुजरात या ऑल ओवर इंडिया में मुझे वोटिंग करने का अधिकार है। तो इस बार लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या मैं बिना वोट दिए चली जाऊंगी? आपको क्या कह रहे हैं? मेरा वो है कि मुझे इस बार वोट देना ही है। तो इसके बारे में चुनावी पंच का क्या कहना है? आपको क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा मतदान यादी में नाम नहीं है तो चुनावी पंच इतना बड़ा है तो उसको कोई भी ऑप्शन तो रखना चाहिए कि नहीं भाई नाम इनका नहीं है तो अगर वोट डालने का है तो वोट कैसे डालेंगे? चुनावी आपका भी नाम नहीं है? नहीं, मेरा भी नाम नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगली बार नाम था, इस बार नाम नहीं है। तो इसका कारण क्या है? पहले से नहीं होता तो हम समझ सकते हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन अगली बार था, इस चुनाव में ही नाम नहीं है। आपके घर में बाकी लोगों का नाम है? हाँ, मेरे घर में सब लोगों का नाम है, मेरा ही एक नाम नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में नहीं है, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि इनकी मदद जो है प्रशासन किस तरह से करती है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, सूरत।